बड़े खुदगर्ज होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके अपनी औकात भूल जाते हैं। कैसे हो आप सब लोग, क्या हालचाल आपके? मैं आपकी अपनी साथी सीए कंचन गुप्ता मैम आ चुकी है। सीए के इस युद्ध भूमि में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इजी सा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम आप सबको पता ही है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। अब थोड़ा सा होगा रिवीजन, फिर होगी क्लास की शुरुआत, फिर होगी क्लास की एंडिंग। तो अब आप सब बच्चों को एक्टिव होना है, एक्टिव हो जाना, लेकिन वरना क्लास में मजा नहीं आएगा। ये क्लास आपको फ्रेश रिकॉर्डिंग मिल रही है, एकदम ताजा ताजा, आप ही के बैच के लिए स्पेशल रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो इस बात को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको फायदा उठाना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मैं साथ के साथ जो अब जब क्लास अपलोड हो जाती है सारे कमेंट्स हम रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम उन्हीं बच्चों की सराहना भी करते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं, फिर उन बच्चों के नेम्स भी लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है अपनी रिकॉर्डेड क्लास में लाइव की फील लाने का। प्रेम से बोलो वाह वाह। चलिए जी, तो पहले तो अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अपनी लास्ट क्लास में क्या हुआ था। कमेंट के लिए स्टार्ट हो जाइए। मैम लास्ट क्लास में आपने बताया था कि आखिरकार इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज इकोनॉमी। चलो मैं क्वेश्चन रखूंगी, आप बताओ ये इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, अपने आसपास का जो माहौल है, जहां पे कई वो एक्टिविटी हो रही है, कोई खाना खा रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, ये क्या है मैम? ये तो इकोनॉमी है। तो फिर इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स तो मैम एक सब्जेक्ट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है मैम? इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमी है उसके अंदर बिजनेस भी पनप रहे हैं। मैंने कहा एकदम सही बात। तो जब हम इकोनॉमी के अंदर बिजनेस की स्टडी करेंगे तो उसके लिए एक नया सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करना इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमने ये सारी छोटी छोटी बातों पे चर्चा करी थी। अच्छा, अब जो इकोनॉमी है बेटा, आप मुझे बताओ क्या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है? अरे मैम प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में, हमारी में, आपकी में, चिंकी पिंकी राहुल पूजा सोनू मोनू सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हम सबसे मिलके क्या बनी है? इकोनॉमी। दैट मीन्स इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम है, बिजनेस इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। प्रॉब्लम ये है कि मैम हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है और जो हमारे प्रकट होने वाली इच्छाएं हैं मैम वो अनंत है, वो अनलिमिटेड है। अब हमें अपनी लिमिटेड मनी से, लिमिटेड रिसोर्सेज में से अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करना होता है। तो हम सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हमें सिलेक्शन करना होता है कि कौन सी इच्छा हमारी जरूरी है, जो हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, उसी को हम पहले पूरा करते हैं। प्रेम से बोलो वाह वाह। सॉरी, मौसम कुछ ऐसा हो गया है, ना तो ठंड रही ना गर्मी, समझ नहीं आता जैकेट डाले कि टी शर्ट। तो चलो ठीक है, इतनी बार डन डनाडन डन। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो रिसोर्सेज है उनका दूसरा नाम क्या है? उनको हम और क्या बोलते हैं? मैम मीन्स बोलते हैं। वेरी गुड, वाह वाह। अब आप मुझे बताइए ह्यूमन बींग्स को हम क्या बोलते हैं? मैम ह्यूमन बींग्स मतलब वांट्स। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे उठ के आता है कि जो रिसोर्सेज हैं क्या उनके मल्टीपल यूजेस होते हैं या उनका सिंगल यूज होता है? मैम रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस होते हैं, वेरियस यूजेस होते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम आता है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके वेरियस यूजेस हैं, उनके मल्टीपल यूजेस हैं। तो हमें दिक्कत आ रही है कि क्या करे क्या ना करे, क्या कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए। तो बता दिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आ जाओ, करेंगे। अब जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारे कितने प्रकार की होती है? मैम 2 प्रकार की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। आप मुझे बताओ कौन सी माइक्रो होगी, कौन सी मैक्रो? कमेंट बॉक्स में बस करते चले जाओ, येलो हार्ट लगा देना।
जो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं उसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कहाँ होती है मैम? माइक्रो में। एग्रीगेट लेवल पे स्टडी कहाँ होती है मैम? मैक्रो में। मुझे प्रोडक्ट की प्राइसिंग पता करनी है, बताइए किसका मैटर है? माइक्रो का के मैक्रो का? मैम ये माइक्रो का। मुझे जनरल प्राइस लेवल जानना है, बताओ किसका मैटर है मैम? मैक्रो का। मुझे बात करनी है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पीपल के बारे में, मुझे उनको मद्देनजर रख के डिसीजन लेना पड़ेगा मैम? माइक्रो का। मुझे टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है, बताओ कहाँ चले जाएंगे मैम? मैक्रो में चले जाएंगे। मुझे बात करनी है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, मुझे बात करनी है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ द बिजनेस के बारे में, मुझे बात करनी है फैक्टर कॉस्ट के बारे में, बताओ मैं क्या करूं? मैं माइक्रो की स्टडी करो, ये माइक्रो में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। वेरी गुड, आप सब बहुत समझदार हो गए हो ना। चलो, सो हमने अपनी लास्ट क्लास में यही सब पढ़ा था। अब आज की जो चर्चा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आज की क्लास को और भी ज़्यादा ज्ञान पूर्वक बनाते हैं। आइए आज की क्लास की स्टार्ट कुछ इस प्रकार से आपकी मैम करने जा रही हैं। आज अपने पास दो टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दूसरे टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप देखो तो आपके चैप्टर का भी यही नाम है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो ये फ्लो चार्ट से तो आप सब भली भांति परिचित हो ही। यस मैम, ये मैंने आपको ये वाला फ्लो चार्ट लास्ट क्लास में भी दिखाया था। तो बेसिकली ये फ्लो चार्ट कुछ और नहीं, आपके पूरे चैप्टर की कथा है। तो इस कथा का ये हिस्सा हमने लेक्चर 1 में किया था, ये हिस्सा हमने लेक्चर 1 में किया था, ये हिस्सा हमने लेक्चर 1 में किया था, और आज हमने आते ही इसका रिवीजन कर लिया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि निहायती ढीठ बच्चे भी होंगे जो कुछ नहीं पढ़ के आते होंगे ना, जो आंखों में पानी डाल डाल के क्लास देखते होंगे ना, उनको भी अब याद आ गया होगा कि हमने कल क्या किया। आ जाओ, आज की क्लास की करेंगे शुभ आरंभ। सभी बच्चा एक बार कमेंट में लिख दो जय माता दी। अब बस आप देख पा रहे हो कि हमारे यही दो टॉपिक बचे हैं, दिस वन एंड दैट वन। तो ये वाला हमारा आज की क्लास से रिलेटेड है। आओ स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की आखिरकार बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? ओ माय गॉड मैम, इसका भी नेचर होता है? हम तो अपने नेचर को बोलते हैं मैम, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम एक्सट्रोवर्ट हैं, हम बहुत शांत स्वभाव के हैं, हम बहुत जहरीले स्वभाव के हैं, हम मैम हमारा नेचर बड़ा ही गुस्सैल है, हमारा नेचर बड़ा ही शांत है। तो नेचर आप समझ रहे हो, जैसे आपका नेचर होता है ऐसे ही सब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी एक नेचर है। अपन को वही समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का आखिरकार नेचर क्या है, ये कैसी सी है, ये कैसी सी है। तो कहा जाता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये कई तरह का नेचर लेके बैठी हुई है। जैसे आपने देखा है कुछ लोग 2-3 तरह का नेचर कैरी करते हैं, वो ऑनेस्ट भी होते हैं, वो शांत भी होते हैं, वो काम भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा भी होता है। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है ना, वो भी कई सारी चीजों को अपने अंदर जोड़ता है। जैसे हम बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है, अरे वाह। फिर हम ये भी बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट है, अरे वाह। फिर हम ये भी बोलते हैं, तो हमने पढ़ ही रखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो भी है। ऐसा भी बोला जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नेचर में प्रेगमेटिक भी है। मैम ये क्या होता है अभी सब बताऊंगी, बस देख लो। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल रही है कि मैं साइंस हूं, मैं आर्ट हूं, मैं माइक्रो हूं, मैं मैक्रो हूं, मैं प्रेगमेटिक भी हूं, ये बोल रही है। जैसे आप बोलते हो ना चीख चीख के, अरे मैं ऑनेस्ट हूं, मैं काम हूं, मैं कंपोज्ड हूं, सब सारे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स के जो सिनोनिम्स होते हैं सब अपने अंदर आप लगा लेते हो, मीनिंग आपको भी नहीं पता होता है। तो बस ये भी बोल रही है मीनिंग मान लो नहीं पता, अभी बताएंगे पता लगेगा। तो ये तो और भी बोलती है, आपसे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलती है अपने बारे में। ये कहती है
अरे मैं पॉजिटिव भी हूँ, ओ माय गॉड। ये कह रही है कि मैं नॉर्मेटिव भी हूँ। हमने कहा बढ़िया है जी यार, सारे फीचर तुम ही ने चुरा लिए अब तो। ये कह रही है मैं नॉर्मेटिव भी हूँ, हमने कहा सही है। आओ समझते हैं अब कि आखिरकार ये है क्या, क्या जरूरी है मैम ये सारे के सारे फीचर्स, इस सारा का सारा नेचर इसी का हो? अगर ये इसका नेचर है तो हर एक नेचर को हमें समझाओ मैम, तभी हम इस पे विश्वास करेंगे, नहीं हमें लगेगा ये झूठी है, ये झूठ बोल रही है। आओ, ये चीख चीख के कह रही है यार मैं साइंस हूं, मैं साइंस हूं, मैं साइंस हूं, मैं साइंस हूं। ये साइंस कैसे है? तो पहले ही पता कर लो कि साइंस क्या होता है। अब साइंस का नाम आपने अपनी लाइफ में कभी सुना हो तो मुझे बता दो मैम। 10वीं क्लास तक तो सुना, तो क्या पढ़ा भी है। साइंस एक सब्जेक्ट होता था आपके पास। यस मैम। कहते ना अगर साइंस बहुत आगे जा रही है हमारे देश की, कुछ लोग साइंस में विश्वास करते हैं, कुछ लोग भगवान में विश्वास करते हैं। साइंस तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस क्या है? लिखते भी रहा करो थोड़ा बहुत जो मैं कीवर्ड्स बोलती हूँ। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहां पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। जैसे कि आप सब कभी गए होंगे अपना 10th 12th क्लास में होगे, तो कभी आप फिजिक्स लैब में, कभी आप केमिस्ट्री लैब में गए हो, कभी आप बायो लैब में गए हो। एक आधा बार तो चले गए होगे, मन नहीं किया होगा तो भटकते भटकते जबरदस्ती चले गए होगे, खुशी मिली होगी आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, चलो लैब में ही चल लो। तो आपने क्या देखा? हम जाते थे लैब में, हम एक प्रैक्टिकल करते थे। हमारे टीचर बोलते थे चलो आज प्रैक्टिकल करेंगे, प्याज की झिल्ली का प्रैक्टिकल करेंगे, तो अनियन अपने घर से लेके आना, तो हमें अनियन लेके जाते थे। फिर क्या होता था, वो हमें बोलते थे इसमें ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, फिर देखो ये ऐसे दिखेगा। हमें सच्ची में तो ऐसे दिख रहा है। दैट मीन्स साइंस वो है जहां पे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रिजल्ट हम अचीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फॉर्मूला। ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। अगर हम उस फॉर्मूला पे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो हमें ऑलरेडी डिसाइडेड एक रिजल्ट मिलेगा। केमिस्ट्री लैब में नहीं होता था चलो इस वाले इसको मिलाओ, CO2 को मिलाओ, पानी को मिलाओ, ये होगा। तो वो एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो फॉर्मूला कहता है जब आप दो गैसेस को मिलाओगे तो इसमें से एक आवाज प्रकट होगी। तो ठीक है, फॉर्मूला ने कहा मिला दो, हमने मिला दिया, एक आवाज प्रकट हो गई। दैट मीन्स पहले से ही डिसाइडेड है कि रिजल्ट क्या आना है, पहले से ही डिसाइडेड है कि वो फॉर्मूला क्या है। ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको मिल जाएंगे। फॉर्मूला बोले तो आपके पास ढेर सारे टूल्स हैं, जैसे डिमांड चैप्टर हो गया, जैसे सप्लाई चैप्टर हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो इन सभी फॉर्मूलाज को यूज करोगे तो आपको एक रिजल्ट तो मिलेगा। इन सभी चैप्टर को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ना। यस मैम। दैट मीन्स साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जहां पे हम कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ रिजल्ट अचीव करते हैं। दैट इज साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी साइंस भी है क्योंकि यहाँ पे भी ढेर सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड चैप्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और जो इनमें लिखा है वो रिजल्ट हम अचीव करते हैं। आइए पढ़ते हैं साइंस के बारे में थोड़ी चर्चा और। तो दिस इज द साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? हाईलाइट कर लो बेटा, ये वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, आपको पता रहना चाहिए। मींस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज established, ये जरूर याद रखना, cause and effect relationship, which is established cause and effect relationship। मैम cause and effect relationship मतलब अभी अभी आपको मैंने एग्जांपल से समझाया, मतलब ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि आप अगर दो गैसों को मिलाओगे तो ऐसी आवाज आएगी, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके ज्यादा नंबर
आएंगे। आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप हेल्दी बनोगे, आप योगा करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आप वॉक करोगे तो आपको बीमारियां कम लगेगी। ये साइंस है जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जंक खाओगे तो एक दिन मरोगे। हाँ होगा ना, वो क्या कौन सी एक बीमारी चली, फूड पॉइजनिंग, तो मरोगे, फिर नी इलाज होगा ढंग का। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां होता है उसे साइंस कहते हैं। प्री डिफाइंड रिजल्ट आपको मिल जाता है। आगे पढ़ो। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स, मैंने अभी अभी बताया था ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ टूल्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स मतलब वही डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स का टूल्स है यहाँ पे। तो ये सब टूल्स है, तो इन टूल्स को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें प्री डिफाइंड फॉर्मूला देती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये साइंस है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द टूल्स टू डिसीजन मेकिंग। जब हम इन टूल्स को यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमें मिलता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन यहां भी है। ऐसा करोगे ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा, इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है। अब फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में लड़ाई शुरू हुई। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलती है यार मैं तो आर्ट भी हूं, मैं तो आर्ट भी हूं। अब आर्ट का नाम भी आपने बचपन में सुना है, आप खूब आर्ट करते थे, हम भी आर्ट करते थे, लेकिन जब आर्ट लेने की बारी आई तो ना आपने ली ना हमने ली। ठीक है, जब एम बदल गया तो फिर नहीं लेंगे ना। तो आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है, आर्ट एक कला है। आर्ट के अंदर कभी भी फॉर्मूला बेस्ड काम नहीं होता है। आर्ट तो एक कला है, इसमें कुछ हमेशा नया निखर के आता है। रटना मत, वर्ड्स पकड़ लो। साइंस मतलब फॉर्मूला बेस्ड, आर्ट मतलब कुछ नया, नया करने का तौर तरीका। आपके द्वारा बढ़िया तरीके से कुछ भी किया जा रहा है, कुछ अद्भुत किया जा रहा है, वही आपकी कला है। आप बढ़िया डांस करते हो, अरे आपकी क्या बात है, क्या टैलेंट है। आप बढ़िया गाते हो, क्या आर्ट है। बेसुरा गाते हो, बढ़िया, ये बढ़िया बाथरूम सिंगर है। सो ये सब आर्ट। मान लो मैं आपसे कहती हूँ जो 10 घंटे पढ़ेगा वो पास होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है वो पास होगा, लेकिन उसके अंदर आप किस तरह से पढ़ रहे हो वो आर्ट है ना। आप सोचो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 5 घंटे में रेस्ट करूंगा, मैं 5 घंटे में बहुत सारा पढ़ लूंगा। आप किस तरह से पढ़ रहे हो? आप एक डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ना चाहते हो, आप अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहते हो, आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हो, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। सो ये आर्ट है। जहाँ फॉर्मूला है वो साइंस है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर रहे हो जिसमें बढ़िया बढ़िया डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जहां आप शॉर्टकट भी ले रहे हो, जहां पे आप अपना टैलेंट यूज कर रहे हो, वो आर्ट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। आर्ट का मतलब इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जैसे कि यहां पे मैंने आपको बोला कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो डेफिनेटली सी बात है कि आप हेल्दी रहोगे, है ना। सुबह जल्दी उठोगे, हेल्दी रहोगे, तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो ये क्या हो गया बेटा? साइंस। अब सुबह आप जल्दी उठो, इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। कोई अप्लाई करेगा, कोई अप्लाई नहीं करेगा, कोई अलार्म लगा के अप्लाई करेगा, कोई विदाउट अलार्म ही उठ जाएगा, कोई सुबह उठ के एकदम एक्टिव हो जाएगा। तो जब हम किसी भी प्रैक्टिकल चीज को अपनी लाइफ में अपने हिसाब से नए तरीके से अप्लाई करते हैं तो बेटा उसको कहा जाता है आर्ट। प्रेम से बोलो वाह वाह। आइए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो भी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो भी है। ये अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बस याद रखना। नेक्स्ट, ये पॉइंट एक याद रखना, बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल बोगस है, ऐसा किसी काम का नहीं है। ये इसके नेचर का हिस्सा है, तो मैंने आपको दिया। हालांकि पूछा कभी जाता नहीं है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका जो हम यूज करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। ये वर्ड जरूर याद रखना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक नेचर ये भी है जहां पे ये मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरी को यूज करता है। अच्छा,
अब आओ ये वाला, ये भी मैंने अभी आपको लिखवाया था कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्रेगमेटिक है। प्रेगमेटिक का क्या मतलब होता है? प्रेगमेटिक का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को टैकल करने वाला। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो हम अपनी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, तो फिर रिसोर्सेज को यूज कैसे करें, प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम टूल्स पढ़ेंगे, हम चैप्टर्स पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जो हमें चैप्टर मिले हम उनकी स्टडी करेंगे तो फिर हमें समझ आएगा। So business economics is pragmatic in nature, मतलब it tackle the practical problem which the firm face in the real world। एक real world में firm क्या problem face करती है, यार मैं क्या product बनाऊं, मैं इसको कितने रुपए में बेचूं, मेरा लोकेशन क्या होना चाहिए, मैं कौन से सेक्शन के पीपल को टारगेट करूं, मैं अमीरों को बेचूं, मैं गरीबों को बेचूं। तो ये सारी प्रॉब्लम है और इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं, जो टूल्स हैं, वहां मिलेगा। दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स कह रही है यार आई एम वेरी प्रेगमेटिक इन अप्रोच, मैं तो टूल्स भी प्रोवाइड करती हूँ। जैसे आप बोलते हो ना आई एम वेरी कंपोज्ड, ये कह रही है आई एम वेरी प्रेगमेटिक। प्रेम से बोलो इसके लिए वाह वाह। आओ आगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में ये चीज पढ़ते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है ये इंटरडिसिप्लिनरी होती है। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, आपको सीए फाउंडेशन का पेपर निकालना है, ये आप मतलब वही अपना सोनू है ना, ये आप अपना सोनू, मैं तो तेनालीराम जैसे लग रहा है, मैंने कल लग जाता है कभी कभी, सोनू, ठीक है जी। अब इस सोनू को बेटा क्या बनना, मैम इस सोनू को सीए सोनू बनना है एक दिन। तो सीए सोनू बनने के लिए आज इसने क्या दे दिया, मैम फाउंडेशन का पेपर देना है इसको, इसका अटेम्प्ट आ रहा है बस। तो अब क्या होगा बेटा, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही बात इसको फॉलो करनी है कि बस क्लास अटेंड कर लो? नो, साथ साथ क्या करो, रिवीजन, फिर इसे क्या देना है, टेस्ट भी देना है, इसको टाइम से भी उठना है मैम, और इसको आरटीपी भी करना है, इसको एमटीपी भी करना है, और तो और मैम इसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि इसको 8 घंटे पढ़ाई डेली करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल काम इसको करने पड़ रहे हैं सोनू को, तब जाके सोनू सीए फाउंडेशन क्लियर करेगा। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी मल्टीपल डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है अपने एम को अचीव करने के लिए। जैसे इनके भी तो ढेर सारे टूल्स होते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स को भी ये यूज करते हैं। अब मान लो आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसमें कैलकुलेशंस तो होंगी, आप बिजनेस में रिसर्च भी करोगे, यस मैम, मैनेज भी करोगे बिजनेस को, यस, आप बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, फाइनेंसिंग करोगे, आप बिजनेस के अंदर स्टैटिस्टिक लगाओगे कि पिछले साल में मैंने कितना रुपया लगाया, मैंने कितना कमाया, तो उस हिसाब से इस साल में मैंने कितना लगा के कितना कमाया, कंपेयर करोगे डेटा, इकोनोमेट्रिक्स। तो ये जो सारी चीजें होती है, आप ढेर सारी चीजों को एक साथ हैंडल करते हो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कहती है यार आई एम वेरी मल्टीडिसिप्लिनरी, मेरे ढेर सारे डिसिप्लिन है, आपको सारे डिसिप्लिन को मानना पड़ेगा अगर अपने बिजनेस में कोई ढंग का डिसीजन लेना है तो। जैसे सोनू को अगर सीए सोनू बनना है तो मल्टी डिसिप्लिन फॉलो करो, ये नहीं कि बस क्लास लगा ली हो गया काम, ना जी ना, क्लास के साथ साथ ढेरों काम करो। ऐसे ही यहाँ पे बिजनेस खोल लिया, ना जी ना, भाई बिजनेस में अपने कैलकुलेशंस भी करो, बिजनेस में रिसर्च भी करो, बिजनेस में मैनेजमेंट भी करो, बिजनेस में मार्केटिंग भी करो, बिजनेस में स्टैटिस्टिक भी लगाओ, सारा काम एक साथ करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स करिए वेरी मल्टीडिसिप्लिनरी, क्लियर? अच्छा मैम यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मल्टीडिसिप्लिन है, मतलब ढेर सारे डिसिप्लिन है। एक वर्ड ये भी लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि आप इन सबको एक साथ इन सारे डिसिप्लिन को यूज कर रहे हो, सारे डिसिप्लिन एक दूसरे से इंटरटेस है। आइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है हमारी पॉजिटिव भी होती है नेचर में और नॉर्मेटिव भी होती है। अब अपन ये समझते हैं, ये पॉजिटिव भी होती है और ये नॉर्मेटिव भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको लिख लो आप सभी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये समझ लो कि एक एमसीक्यू यहाँ से पेपर में आना ही आना है, 100 आने सच है, 100 आने सच है। एक एमसीक्यू यहाँ से और एक एमसीक्यू माइक्रो एंड मैक्रो से आना ही आना है। तो ये लिख लो, इसको समझो, इसको अपने भेजे में बिठाओ, आ जाओ न्यायती ढीठो, आ जाओ क्लास में। और लेट मत आया करो क्लास में ना, जब क्लास रिकॉर्डिंग जैसे डलती है सेम उसी टाइम पे आ जाया करो, क्योंकि हम भी देख रहे होते हैं वहां पे कि आपके क्या कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए, तो रिप्लाई जरूर करते रहा करो। बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी होती है, ये नॉर्मेटिव भी होती है। अब पॉजिटिव का मतलब बेटा क्या है? पॉजिटिव का मतलब है प्योर साइंस, प्योर साइंस। तो ये बात तो मैम सोहाना सच है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस होती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये पॉजिटिव अप्रोच रखती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पॉजिटिव अप्रोच होती है। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब होता है प्योर साइंस, और आपको भी पता है जहां पे साइंस होती है वहां पे खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता है, हमारा खुद का कोई जजमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अच्छे दोस्त बनाओगे अच्छा होगा, बुरे बनाओगे बुरा होगा। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। यहाँ पे मोदी जी ये नहीं बोलेंगे कि मैं स्वच्छ भारत अभियान चला रहा हूं, अब देश में कोई नागरिक बीमार नहीं पड़ेगा। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं हुई। ये स्टेटमेंट कौन सी हो गई मैम? और कहीं चली जाएगी, पर ये पॉजिटिव तो नहीं होगी, क्योंकि ओपिनियन है मोदी जी का। बच्चे बीमार पड़ भी सकते हैं, बच्चे बीमार नहीं भी पड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव मतलब जहां पे कोई भी ओपिनियन ना हो, कोई भी जजमेंट ना हो, कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है, कोई अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है। ये डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में। आप देखते हो ना बुक में ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्क्राइब होता है, ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में। लाइक व्हाट इज, क्या है, व्हाट वाज भी हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या है क्या था, ये इस पे बेस्ड होती है, क्या है क्या था, व्हाट इज व्हाट वाज। अच्छा, अगर मैं नॉर्मेटिव की बात करूं तो नॉर्मेटिव का मतलब होता है रूल बेस्ड, मतलब जिसमें आपका जजमेंट इन्वॉल्व हो, मतलब जिसमें आपका ओपिनियन इन्वॉल्व हो। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं मनरेगा स्कीम चलाऊंगा तो देश में कई लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म। ये उनका ओपिनियन है। स्कीम काम करेगी तो बेरोजगारी खत्म, स्कीम काम नहीं करी तो बेरोजगारी कहां से खत्म। तो जहां पे ओपिनियन आ जाए वो नॉर्मेटिव, और जहां पे ओपिनियन ना हो, फॉर्मूला बेस्ड हो, तो वो पॉजिटिव। ये बेटा प्रिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में, मतलब ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे यहाँ पे तो आप देखोगे ना साइंस की किताब में फॉर्मूला प्री डिफाइंड होता था, ये प्री डिफाइंड नहीं है, इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे आप गए डॉक्टर पे, ये आप मतलब सोनू, ये गया बेटा डॉक्टर पे, ठीक है जी, यस मैम। डॉक्टर ने इससे पूछा कि क्या हुआ है, सोनू ने हाथ आगे कर दिया, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, कहा कि बेटा फीवर तो है। यहां पे तो साइंस काम कर गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भी पता है अगर ये वाली जो पल्स होती है ज्यादा तेजी से बीट कर रही हो, दैट मीन्स फीवर है, ऐसा हो रहा होगा तो ऐसा होगा, ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है बुक्स में। सो इतना स्टेटमेंट क्या हुआ मेरा? फीवर है, व्हाट इज फीवर इज, तो इतना स्टेटमेंट क्या हुआ बेटा? साइंस। अब डॉक्टर ने क्या किया, सोनू की एज पूछी, सोनू का वेट पूछा, सोनू के एक आधा चेकअप कराए, उसके बेसिस पे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और बोला कि अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये डॉक्टर का ओपिनियन है कि ऐसा मेडिसिन खाओगे तो हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, जरूरी नहीं है। डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, हम आपको सही कर सकते हैं, ये नहीं बोलते कर देंगे, आपको सही हो जाना चाहिए, ये नहीं कि हो ही जाओगे। ओपिनियन इन्वॉल्व है। तो ये जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट थी जहां पे डॉक्टर ने दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया, ये स्टेटमेंट कौन सी थी बेटा? नॉर्मेटिव।
नॉर्मेटिव का जो सेंटेंस होगा, जो स्टेटमेंट होगी, उसमें आपको दिखेगा व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। तो अगर ऐसे वर्ड्स किसी स्टेटमेंट में आपको दिख रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए, जहां पे ओपिनियन हो, तो वो स्टेटमेंट नॉर्मेटिव होगी। और जहां पे ऐसा कुछ वर्ड आपको दिख रहा हो तो पहचान लेना कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, जैसे आपको याद है अभी अभी एक स्टेटमेंट आई थी केरला में, आई थिंक था, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कौन सा स्टेट था, कि जो फीमेल्स की मैरिज की एज है वो बढ़ा के कर दी गई 23। कितनी कर दी गई? 23 की फीमेल के लिए शादी की एज 23 साल होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियस ही बात है कि गर्ल्स एजुकेटेड होंगी, डाइवोर्स कम हो जाएंगे, डाउरी वाला जो केसेस होता है वो कम हो जाएगा। तो एक ओपिनियन है कि हमारा भारत एक अच्छी सोसाइटी बनेगा। वेज रेट कम से कम एक मजदूर की एक दिन में 1,000 रुपए होनी चाहिए, ये मोदी जी ने मान लो अनाउंस कर दिया। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? नॉर्मेटिव। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। आइए, लेकिन मैं चाहती हूँ अब कुछ आप क्वेश्चंस करो पहले, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट आओ पहले अपन एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ आपको ये क्या लग रहा है, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है नॉर्मेटिव पॉजिटिव का हो सकता है माइक्रो मैक्रो का हो, लेकिन इसके ऑप्शन में ये चारों ही वर्ड आ रहे थे। कल तक की क्लास में आपको ये चारों नहीं पता थे, आज पता है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आज करा रही हूँ। पढ़ो मेरे साथ साथ, पढ़ाई करो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, डरो मत रुको मत, अपना काम करे चलो। वीर तुम बड़े चलो, प्रेम से बोलो वाह कंचन मैम वाह। A study of how increase in the a study of how increases in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of micro descriptive macro normative। ये तो बेटा कल ही पढ़ा था। अगर हम पूरे के पूरे कंट्री लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं तो ये तो माइक्रो हुआ या मैक्रो हुआ, ये दोनों तो नहीं हुआ। ये तो फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। जब हम कंट्री लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं बेरोजगारी का, तो यार इसमें हम माइक्रो तो नहीं लेके आ सकते ना, बिकॉज हम एग्रीगेट लेवल पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? चलो नेक्स्ट, अब पढ़ो ये। हाँ, ये आप मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है? अब नॉर्मेटिव तो आपको पता ही है ना बेटा, नॉर्मेटिव मतलब रूल बेस्ड। याद रखना है कीवर्ड, जिसमें ओपिनियन इन्वॉल्व हो, जिसमें ये वर्ड आपको दिख जाए व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। समझ रहे हो? यस मैम, क्या होना चाहिए। पढ़ो एक एक स्टेटमेंट और बताओ कौन सी आपको सही लग रही है। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, प्लान्ड इकोनॉमिक्स एलोकेट रिसोर्सेज वाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको चैप्टर नंबर इसी चैप्टर की जो अगली यूनिट है उसमें पढ़ाऊंगी। मैं आपको अभी समझा देती हूँ क्या लिखा है। इन्होंने कहा कुछ प्लान्ड इकोनॉमिक्स होती है, मतलब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली इकोनॉमिक्स होती है जिन पे सरकार का अधिकार होता है। तो जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स होती है उनका सारा जिम्मा गवर्नमेंट का होता है। तो ये बात तो सत्य है। तो ये तो क्या हो गया मैम? ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। ये तो पॉजिटिव है, ये तो लिखी हुई बात है, बुक में ऑलरेडी डिस्क्राइब है। नेक्स्ट, मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस ओवर द पास्ट डिकेड्स। ये भी एकदम सही कथन है कि जो इकोनॉमी ट्रांजिशन फेज में होती है, जो ट्रांजिशन फेज में होती है, उनके अंदर महंगाई बढ़ती है और उनका जो आउटपुट होता है वो गिरने लगता है। अब देखो आप ही को मैं बोलूं कि बेटा ट्रांजिशन फेज आ जाए आपका, ट्रांजिशन मतलब कन्वर्जन। जैसे कि मान लो आप पहले 12th में थे, अब आप सीए में आ गए, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो रही हो। आपके सामने जो बच्चा हिंदी का होगा उसके लिए इंग्लिश हो गई, तो दिस इज द ट्रांजिशन फेज जहां पे कन्वर्जन हो जाए। तो जब भी कोई ट्रांजिशन फेज होता है तो दिक्कत तो होती है ना बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ट्रांजिशन होगा तो दिक्कत होगी। तो ये कौन सा हुआ मैम? ये भी पॉजिटिव हुआ। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री
of consumer sovereignty in market economies than planned economies. ये भी मैं आपको यूनिट 2 में पढ़ाऊंगी. एकदम राइट एक स्टेटमेंट है कि जो हमारे मार्केट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट इकोनॉमी, जो प्राइवेट होता है. अब प्राइवेट कंपनी है मान लो, तो वो अपने ग्राहक पे ज्यादा फोकस करती है ना, उसके लिए उसका ग्राहक ही भगवान है. कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कि जो मेरा ग्राहक है वो मेरे लिए भगवान है. जो प्राइवेट इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट सेक्टर मान लो आप. प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या कहता है कि मेरा कस्टमर मेरा भगवान है, तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा दाता है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा करता हरता है. तो ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये तो प्री डिफाइंड है कि प्राइवेट कंपनीज के लिए कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, जो ये कहते हैं वो इन्हीं के लिए बनाती है. तो ये तो फैक्ट है, इसमें कुछ ये पॉजिटिव है, ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें हम अपना जजमेंट नहीं दे सकते. ये ऑलरेडी कॉज एंड इफेक्ट है. अगला पढ़ो. रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी, अब देखो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना बेटा, गवर्नमेंट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब आप पढ़ोगे यूनिट 2 में. अभी आपने नहीं पढ़ रखा है, बस ये समझ लो कोई इकोनॉमी होती है. तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब अपना भारत आप समझ लो फिलहाल के लिए. ये बोल रहे हैं कि इंडिया में मेजर प्रायोरिटी आपको जो देनी चाहिए वो इनइक्वलिटी को रिड्यूस्ड करने में देनी चाहिए. तो ये मान लो हमारे मोदी जी ने एक स्टेटमेंट फेंकी और हमने लूटी. मोदी जी ने कहा कि जो मिक्स्ड इंडिया है अपना, इसमें सबसे पहले इनइक्वलिटी को मैं रिड्यूस करना चाहूंगा ताकि लोग में जो बेरोजगारी है वो कम हो, सबके पास धन आए, जीडीपी बढ़े, अपना देश ग्रो करे. तो ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, जजमेंट इन्वॉल्व है. तो जब ओपिनियन हो, जजमेंट इन्वॉल्व हो, शुड बी वर्ड भी हमें दिख जाए, तो ये कौन सी है बेटा? नॉर्मेटिव. तो ये कौन सी है? नॉर्मेटिव. सो दिस इज द राइट आंसर. चलो, मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपको समझाया, एक एक वर्ड आपको समझाया है, लेकिन अब आप भी जानते हो कि मुझे उस क्वेश्चन को कराने में 3.5 मिनट लगा है. जब आप उस क्वेश्चन को पेपर में करोगे तो आपको 3.5 मिनट अगर लगाना पड़ गया ना, तो आपका हो गया दिवालिया. अब मैम हमारे साथ कैसा हो, आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार जब अपनी आंखों के सामने से निकाल लोगे ना, ले निकला, छप जाएगा बेटा. 1 सेकंड नहीं लगेगी, पेपर में टिक हो जाएगा. एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑलवेज वुड बी. बताओ इसमें से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा? एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी परचेज. चलो, पहला आपने पढ़ा, अब दूसरा पढ़ो. डिटरमिनिंग हाउ मच इनकम ऑफ ईच पर्सन शुड बी गारंटेड. ये क्या हो गया बताओ मुझे मैम? ये तो नॉर्मेटिव हो गया. ये क्या हो गया? नॉर्मेटिव. शुड बी वर्ड दिख गया, दैट मीन्स नॉर्मेटिव. आओ अगला. डिटरमिनिंग द फेयर प्राइस फॉर द फूड. फूड के लिए फेयर प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हो, मतलब डिसाइड कर रहे हो ना, मतलब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना कि एक फेयर प्राइस क्या होना चाहिए. रेशन की शॉप पे गेहूं 6 रुपए किलो बिकना चाहिए कि नहीं. यहाँ पे आप जजमेंट ले रहे हो बेटा. जहाँ पे जजमेंट आ जाएगा वो क्या होगा मैम? नॉर्मेटिव. तो एक एक को एलिमिनेट करो, जो बचेगा वो पॉजिटिव. डिसाइडिंग, देख रहे हो वर्ड से ही पकड़ लो बेटा. डिसाइड करना, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी में जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको कैसे बांटें, इसमें डिसीजन ले रहे हो, डिसाइड कर रहे हो. दैट मीन्स वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व है. और जब जजमेंट आ गया तो वो क्या होगा? नॉर्मेटिव. तो बचा ये क्या हो गया? पॉजिटिव. अब देखो कैसे. एनालिसिस ऑफ द रिलेशन को एनालिसिस करना, मतलब कोई रिलेशन जो ऑलरेडी डिसाइडेड होगा ना, आप तो सिर्फ उसको पढ़ रहे हो, उस फॉर्मूला की स्टडी कर रहे हो. रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी में एक रिलेशन होता है, आप सब जानोगे कि प्राइस जब ज्यादा होता है, जब समोसा महंगा होता है, यार हम समोसा खाना कम कर देते हैं. तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन. हम इस इनवर्स रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं. तो ये क्या है?
मैम ये तो रिलेशन पहले से डिसाइडेड है, ये तो प्री डिसाइड फॉर्मूला है, इसमें हमने अपना कोई योगदान नहीं दिया, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये क्या हुआ मैम, ये हुआ पॉजिटिव, सो दिस वन इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करा रही हूँ, इन्हीं में से पेपर आना है बेटा, इन्हीं में से आ रहा है। मैं सारे अच्छे अच्छे ले आती हूँ, कुछ कचरा क्वेश्चन रह जाए तो खुद भी कर लिया करो थोड़ा। ढीठ मत बनना, बिल्कुल ढीठ नहीं बनना। जो बच्चे बने ढीठ उनकी गई एग्जाम से शीट और उनकी गई सीट। याद रखना दोनों वर्ड, चाहे शीट हो आपकी चाहे सीट हो आपकी, याद रखना बेटा। तो ढीठ अपने को बनना नहीं है। कुछ तो न्यायती ढीठ होता है जिन्हें हम भी नहीं सुधार पाते, कुछ भी कर लो उनको तो बनना है। राम जी कह रहे हैं माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। ओ माई गॉड, राम ने कहा मेरी जो फसल हुई है वो अच्छी नहीं हुई है। कृष्ण जी उनको आश्वासन दे रहे हैं, देखो भैया राम, कोई चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी, prices increase will compensate for the fall in quantity supply। oh my god, राम ने कहा कि मेरी फसल इस बार बर्बाद हो गई। कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, फसल खराब हुई, महंगा बेच लेना, महंगा बेच लेना। जब फसल खराब हो जाती है, प्रोडक्शन कम है तुम्हारे पास, मान लो सिर्फ 2 किलो टमाटर का प्रोडक्शन हुआ है, खरीदने वाले तो बहुत हैं, तो क्या होगा, सिर्फ 2 किलो टमाटर का प्रोडक्शन हुआ है, उसे महंगा बेच लो, कंपनसेट हो जाएगा, लो जी लो। तो ये कौन सी स्टेटमेंट लग रही है आपको मैम, ये तो पॉजिटिव लग रही है, तो फैक्ट है, कम प्रोडक्शन ज्यादा में बेच दो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आओ आगे देखो, विनोद क्या कहते हैं, विनोद कहते हैं क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड, सम ईयर आर बैड अदर आर गुड। राम, विनोद ने भी कुछ बहुत वो नहीं बोला, विनोद ने भी प्री डिसाइडेड बोली, यार ये तो होता रहता है, कुछ ईयर अच्छे होते हैं कुछ ईयर बुरे होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो आपको क्या लगता है विनोद ने कोई अद्भुत बात बोल दी? नहीं, विनोद ने तो बोला कि यार ये तो होता है, व्हाट इज व्हाट वाज, कौन सी हुई, पॉजिटिव। आगे देखो मधु जी क्या बोल रही है, मधु दीदी दिखा, देखो मधु दीदी कहती हैं द गवर्नमेंट ought to guarantee, oh my god, गवर्नमेंट को गारंटी दे देनी चाहिए, गवर्नमेंट को गारंटी दे देनी चाहिए कि हमारी इनकम विल नॉट फॉल, हमारी इनकम गिरेगी नहीं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई बताओ मुझे, ये हुई मैम नॉर्मेटिव, क्योंकि ought we ought to शुड भी ऐसे वर्ड दिख जाए नॉर्मेटिव। इन दिस कन्वर्सेशन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया है, ऑब्वियसली किसने दिया बेटा, मधु जी दी ने। आइए आगे, ये भी क्वेश्चन नॉर्मेटिव का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं चाहती हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं होगा तो अगली क्लास में, बहुत सिंपल है, खुद भी तो पहचानो, मैं सारा खुद ही दे दूंगी, होमवर्क में करना है और इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, कमेंट बॉक्स में, और मैं कमेंट में हर एक बच्चे का आंसर देखूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट में ही मैं इसका आंसर पिन करूंगी। पर पहले मैं देखूंगी 2-3 दिन कि सब बच्चे, क्योंकि 2-3 दिन में हमारा मानना है कि सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देख के काम खत्म करते हैं, तो उससे ज्यादा में अगर आप कर रहे हो तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा, आप पीछे छूट जाओगे। हम 2-3 दिन का मान के चलते हैं। नेक्स्ट आइए, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो हालांकि ये भी दे देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो अब इतना बढ़िया पढ़ा दिया ना कि आपको खुद कर लेना चाहिए क्वेश्चन। Positive economics explains the performance of the economy, while normative economics find out the reasons for poor performance। पढ़ो पहले सारी स्टेटमेंट। Positive economics describe the fact of the economy, while normative economics involve evaluating whether some of these are goods or bad for the other, for the welfare of the people। ओके जी, आगे पढ़ो।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट। देख रहे हो ये जो स्टेटमेंट है बी को देखो पहले, इसमें इन्होंने लिखा कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है डिस्क्राइब द फैक्ट, और यहां पे इन्होंने क्या लिखा बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट। तो आप तो ये बहुत भली बातें जानते हो कि फैक्ट कौन बताता है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव तो बताती ही नहीं फैक्ट, तो ये इस तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो आगे देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब, नो, हमने क्या पढ़ा है, जो पॉजिटिव होती है वो कैसी होती है नेचर में, डिस्क्रिप्टिव होती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। अब बची दो, तो पहले पहली पढ़ो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, ये एक्सप्लेन करती है, while normative economy find out the reasons for poor performance। अब दूसरी पढ़ो, पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब द फैक्ट, ये बात तो एकदम सही है बेटा, ये फॉर्मूला डिस्क्राइब करती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड्स और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये बोलती है कि कुछ चीजें अच्छी हो सकती है, कुछ चीजें बुरी भी हो सकती हैं। चलो आपको अभी तक में ये स्टेटमेंट कैसी लग रही है मेरे को बताओ कमेंट में, मैम हमें सही लग रही है। अब पहली वाली वापस से पढ़ो, ये तो दो आप क्लियर हो, देखो मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रही हूँ जैसे मैं आप हूं, एकदम आराम आराम से तसल्ली से। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैम कभी कभी हम दो स्टेटमेंट में फंस जाते हैं, फिर वहां पे महाभारत याद आती है, फिर लगता है यार कृष्ण जी आ जाओ और हमें अर्जुन मान लो और जरा ज्ञान का भंडार थोड़ा सा इधर की साइड भी डाल दो, फिर ऐसा होता है। तो आओ, अब पता नहीं ना भगवान की नजरों में आप अर्जुन हो या नहीं, वो आएंगे कि नहीं, तो पहले से अपने आप को तैयार कर लो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमी परफॉर्मेंस बताती है। हमने कब पढ़ा कि ये परफॉर्मेंस बता रही है, हमने तो ये देखा ना कि ये पॉजिटिव होती है, ये डिस्क्रिप्टिव होती है, ये वैल्यू जजमेंट नहीं रखती है, ये व्हाट इज व्हाट वाज पे बेस्ड होती है। तो परफॉर्मेंस ऐसा तो हमने मैम कहीं नहीं पढ़ा, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग। अब देखो ये पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, इतनी बात तो सही है, प्लस जो नॉर्मेटिव होती है बेटा ये क्या करती है, इन्वॉल्व इवैल्यूएट करती है, मतलब कि यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होता है, इवैल्यूएट हम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जब आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हो, जब आप टमाटर खरीदने जाते हो तो आप देखते हो ना यार ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, दैट मीन्स आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, यार ये अच्छा नहीं है, ये हरा है, ये दबा हुआ टमाटर है, ये अच्छा नहीं है। इवैल्यूएट करना मतलब अपना जजमेंट देना, तो ये क्या हो गई मैम, ये नॉर्मेटिव हो गई। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट मीन्स बी इज द आंसर। क्लियर? यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। चलो ये हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद उठाती हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है। चलो हाँ ये वाला कर लो, ये तो पिछली क्लास में ही कर चुके होंगे शायद, आओ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये नाम आ रहा है इसलिए मैंने अभी उठा लिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, मैम ये तो करेक्ट है, अभी अभी पढ़ा। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद द स्टैटिक्स, मैम ये बात भी करेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट द मैक्रो वेरिएबल, मैम ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें मैक्रो वेरिएबल को ध्यान में रखना पड़ता है, साथ ही साथ माइक्रो को भी रखना पड़ता है। ये कैसे बोल सकते हैं कि ध्यान में मत रखो, मैक्रो को इग्नोर कर दो, दैट मीन्स ये गलत है। आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ बेटा, सिर्फ ये। आ जाइए, बस एक क्वेश्चन रह गया, अभी कराते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, अब कुछ टॉपिक्स है हमारे, उन्हें और देख लो। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मेटिव पॉजिटिव है उतना तो नहीं है, उससे काफी कम है, तो आप लिख लिया करो।
कि किस में से क्वेश्चन श्योर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, अभी मैं बता देती हूँ। ये देख रहे हो, ये एक बिजनेस है, आपकी दुकान है, मान लो आपकी दुकान है, ये आपकी दुकान है मोमोज के ठेले की, मोमोज की आपने दुकान खोल ली। अब इस दुकान के कुछ इंटरनल डिसीजंस होते हैं और कुछ कुछ इंटरनल चीजें इस दुकान के अंदर होती हैं, कुछ एक्सटर्नल चीजें होती हैं। जैसे कि दुकान पे आप मोमोज बेच रहे हो तो इसका प्राइसिंग क्या रखें, ये इंटरनल डिसीजन है। आज दुकान में मान लो ये एम्प्लॉय नहीं आया, इंटरनल है। दुकान बंद रही, इंटरनल। आपको कहीं घूमने जाना पड़ा, इंटरनल। आप बीमार पड़ गए, इंटरनल। अब एक्सटर्नल, मान लो अर्थक्वेक आ गया तो हो सकता है आपका जो दुकान था वो टूट फूट गया, एक्सटर्नल चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं। हो सकता है पुलिस वाले ने कह दिया हो कि नहीं अब आप ये ठेला या नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल चीज आपको अफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि जो आपका कंज्यूमर है वो आपको लाइक नहीं कर रहा हो, एक्सटर्नल। मतलब एक बिजनेस इंटरनली भी अफेक्ट होता है और एक्सटर्नली भी अफेक्ट होता है, मतलब अपनी आंतरिक चीजों से भी अफेक्ट हो रहा है, अपनी बाहरी चीजों से भी अफेक्ट हो रहा है। तो जब एक बिजनेस अपनी आंतरिक चीजों से अफेक्ट होता है, आंतरिक प्रॉब्लम जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम माइक्रो थ्योरी का यूज करते हैं। और एक्सटर्नल जो चीजें होती हैं ये भी तो प्रॉब्लमैटिक है, इनको, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम मैक्रो थ्योरी का यूज करते हैं। आइए, तो जो बिजनेस होता है इसमें इंटरनल इश्यूज भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। और इंटरनल इश्यूज का जो अनदर नेम है, याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनल इश्यूज को ऑपरेशनल इश्यूज भी बोलते हैं। ऑपरेशनल मतलब बिजनेस के अंदर जो काम धंधा चल रहा है उसमें होने वाले इश्यूज। इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी थ्योरी यूज करते हैं मैम? माइक्रो। और जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं इनको इन्वायरमेंटल इश्यूज भी कहते हैं, जो बाहर से आते हैं, डिजास्टर की वजह से पुलिस ने आपकी दुकान बंद करा दी, तो इनको यूज करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो इसको बेटा अब तो आपको पता ही चल गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को ऑपरेशनल बोलते हैं, एक्सटर्नल को इन्वायरमेंटल बोलते हैं। इंटरनल इश्यूज मतलब ऑपरेशनल इश्यूज बोला जाता है। अब जो चीज इंटरनल है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होगी कि नहीं? यस मैम, बिल्कुल होगी। तो जो इंटरनल इश्यूज होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज होते हैं, एंड दीज ऑल आर इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। इसको इंटरनल इन नेचर भी बोलते हैं। ये सारे एग्जांपल हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा याद रखना, कभी कभी पूछा जाए। तो कोई टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, इस टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना। ये सारे इंटरनल इश्यूज के एग्जाम्पल है, जैसे हम क्या बिजनेस करें, मैं बिजनेस का साइज कितना रखूं, तो ये डिसीजन बीइंग मोमोज का ठेला वाली मैं ही तो लूंगी। अगर सोनू मोमोज का ठेला लगा रहा है तो सोनू डिसीजन लेगा ना कि मोमोज का ठेला लगाऊं, ब्रेड पकौड़े का लगाऊं, चाउमीन का लगाऊं, किसका लगाऊं? सोनू डिसीजन लेगा। कि बाहर से मोदी जी आएंगे, मैम सोनू लेगा। इंटरनल इश्यू, बिजनेस का साइज क्या रखें, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करें, मोमोज का प्राइस कितना रखें, कैसे कैसे सेल्स करें, एडवर्टीजमेंट कैसे करें, पैसा कहाँ से लाए, अगर मोमोज बच जाए तो उसका क्या करें। तो ये सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं। इन इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम माइक्रो थ्योरी का यूज करते हैं। कौन सी अप्रोच अपनाते हैं बेटा? माइक्रो। अब जब मैं आपको माइक्रो पढ़ाऊंगी, जो कि हमारा शुरू अब चल ही रहा है माइक्रो बेसिकली, तो इसमें आप ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ते हो। डिमांड चैप्टर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी, रिसोर्सेज एलोकेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब। ये बिल्कुल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये कोई नहीं आपसे पूछने वाला है। बस ये समझ लो, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम माइक्रो अप्लाई करते हैं। माइक्रो का मतलब जो आपका होल सिलेबस है वही उन्हीं चैप्टर्स के नेम यहाँ लिखे हुए हैं। कुछ चैप्टर आप अभी सीए फाउंडेशन में पढ़ोगे, कुछ चैप्टर्स इसमें से आप सीए इंटर में जाके एफएम में पढ़ लेते हो। एफएम बोले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है सीए इंटर का। अच्छा, एक्सटर्नल इश्यूज, बाहरी, इनको इन्वायरमेंटल इश्यूज भी कहते हैं। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। मान लो अर्थक्वेक आ गया, आपका बिजनेस ढह गया तो बिजनेस बंद। सरकार ने कह दिया कि नहीं, आप कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इसको बैन किया जाएगा, आप ये नहीं बेच सकते। सरकार की कोई गाइडलाइंस आ गई, बिजनेस बंद। तो इसमें हम मैक्रो थ्योरी को यूज करते हैं। मैक्रो थ्योरी हमेशा एक्सटर्नल इश्यूज को डील करती है। ध्यान दो बेटा,
मैक्रो थियोरी के ये सारे चैप्टर्स हैं जो जिसमें से कुछ चैप्टर्स आप अभी पढ़ोगे, कुछ चैप्टर सब फाइनल में या फिर कभी और जाके पढ़ लोगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो मैक्रो के अंदर ये सारे चैप्टर्स होते हैं जिससे हम एक्सटर्नल इशू को रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। अगली यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊंगी, 3 तरह की होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल मैं आपको पढ़ाऊंगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, बैंकिंग पॉलिसी, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, ये सारा मैक्रो का बेटा आपका सिलेबस है एक तरह से। तो मैक्रो के चैप्टर्स एक्सटर्नल इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, माइक्रो के चैप्टर इंटरनल इशू को रिजॉल्व करेंगे। प्रेम से बोलो वाह वाह, समझ आई बात? यस मैम। एक बार लिख लो यहाँ पे इस टॉपिक में। देखो जो टॉपिक मुझे लगता है फालतू का है, मैं उसका एक बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट बनवाती हूँ, लिख लिया करो, बस उतना पढ़ो बहुत है। आपने देखा कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, बस इतना सा पढ़ोगे, इसमें से बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इस टॉपिक में से। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल को रिजॉल्व करने के लिए आपको माइक्रो थ्योरी चाहिए, एक्सटर्नल के लिए आपको मैक्रो चाहिए, दैट्स इट बस। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये तो कर ही लिया, आपको होमवर्क में दिया है ये। हाँ एक बचा था ना, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास में भेजते हैं। शुड आवर फर्म बी इन द बिजनेस? हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट अ प्राइस शुड बी कैप्ड? हाउ विल द प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड इन द मार्केट? हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट? देखो ये सारे डिसीजन तो बिजनेस से रिलेटेड है कि फर्म खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कितने प्राइस पे बेचना चाहिए, तो ये तो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिक्रीज होगा, ये सोचना मोमोज वाले का काम थोड़ी ना है, अंबानी का काम थोड़ी ना है, हमारा काम थोड़ी ना है। अब ये तो देश सोचेंगे, प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे। तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करें, ये बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो याद रखना नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी रिवीजन। इतना पढ़ के आना, एक एमसीक्यू होमवर्क में दिया, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जा रहे हैं आज, आएंगे कल लेके बढ़िया सी एक और यूनिट आपके सामने, आपकी पसंदीदा यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यूनिट होने वाली है। तब तक आप अपना ख्याल रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, अपने आप को मोटिवेट रखना आपकी जिम्मेदारी है, कोई बाहर वाला आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। याद रखना आपका साथ सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मी पापा निभाने वाले हैं, हम निभाने वाले हैं, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ आपसे जलने वाले हैं। तो ये भी याद रखना। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।